गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। ये हमारा पार्ट नंबर 4 है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का है ना। जो हमने पढ़ रखा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट में हमने कुछ पार्ट इस चैप्टर का पढ़ा था। और जो हम फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आगे जो हमने ये चीज़ें पढ़नी है वो पढ़ेंगे। हमने जो पार्ट नंबर थर्ड में पढ़ा था उसमें क्या पढ़े थे, हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़े थे। ठीक है, कौन कौन से पढ़े थे आपको याद है? कौन कौन से लॉज पढ़े थे हमने? फर्स्ट लॉ जो पढ़ा था वो पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड जो पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड फिक्स प्रपोजन। थर्ड जो पढ़ा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोजन। फोर्थ जो पढ़ा था वो पढ़ा था गैल-यूसेक्स लॉ। और जो फिफ्थ जो पढ़ा था वो अवोगाड्रोस लॉ पढ़ा था, है ना। अब आप लोगों को याद होगा, इसकी थ्योरी भी याद होगी। अब इसी के बेसिस पर इसको स्टडी करके एक जो एटॉमिक थ्योरी दी गई थी वो दी गई थी डाल्टन के बारे में, डाल्टन ने। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जॉन डाल्टन प्रपोज एटॉमिक थ्योरी ऑफ द मैटर आफ्टर स्टडिंग द लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। द मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी आर, यानी कि क्या है, जॉन डाल्टन ने, जैसे हमने केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ पढ़े, उन्हीं को स्टडी करने के बाद जॉन डाल्टन ने एक क्या कहा था, एटम्स की एक थ्योरी प्रोवाइड की थी। ठीक है, उस थ्योरी में इसने एटम्स और उसके स्ट्रक्चर को और क्लियर करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जॉन डाल्टन की थ्योरी थी, उस थ्योरी को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो थ्योरी का पॉइंट है, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी कि मैटर है, कोई भी पदार्थ है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मैटर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि मैटर इज अ पार्टिकल। मैटर इज अ पार्टिकल? नो, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ दिस ओवन मास इज कॉल्ड मैटर। यानी मैटर ऐसी चीज़ थी जिसका कोई ना कोई खुद का मास हो और जो कहीं ना कहीं स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, वो हमारा मैटर था। ठीक है, तो मैटर यहाँ पर जॉन डाल्टन ने क्या कहा कि मैटर जो होता है वो भी क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एज पर एग्जाम्पल हम इस पेन को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। ये पेन है, ठीक है, यानी कि क्या एक तरह से मैटर है। क्यों? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ स्पेस है और ये इसका कुछ ना कुछ मास भी ज़रूर है। ठीक है, यानी कि जब इसको हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, इसको कहीं ना कहीं इसको क्रैक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा इसे। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो पेन है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर इसको मिलाने पर क्या बनाएंगे, पेन बनाए। तो ये क्या हो जाएगा कि इसकी जो पेन के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, अगर हम इसको बहुत ज़्यादा ब्रेक करेंगे तो और ऐसे पार्टिकल्स में भी टूट जाएगा, जहाँ पे क्या हो जाएगा, हम एक बिल्कुल हाथ में लगा कर देखेंगे तब जाके हमको पता चलेगा कि हाँ यहाँ कुछ है। जैसे हम धूल की बात करते हैं, हाँ, जैसे हमको यूँ देखें हम तो हवा में हमको धूल नहीं दिखाई देती, पर हम जब देखते हैं हमारे घरों में तो कहीं ना कहीं फर्श वगैरह पर धूल इकट्ठी हो जाती है, जबकि हमको दिखती है कि हाँ हवा में कहाँ धूल आई है। ठीक है, तो वही कहना था इसका कि जो मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एटम ऑफ सम सब्सटेंस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, दे possess सेम साइज, शेप, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि जो एटम होता है, ठीक है, यानी कि एटम जो है किसी एक सब्सटेंस का है। यानी कि मैं कह रही हूँ कि ये पेन है, इसका कोई एटम है, ठीक है, तो इसके जितने भी एटम्स होंगे, पेन के जितने भी एटम्स होंगे, उनका जो क्या होगा, मास जो होगा, शेप जो होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। किसी एक एलिमेंट यानी किसी एक सब्सटेंस के जो एटम्स होते हैं उनका क्या होता है, मास और साइज़, शेप, ये क्या होता है, एक जैसा होता है। जैसे हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, हम सोडियम एलिमेंट जानते हैं, आपने 10th क्लास में भी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम, ठीक है, जिसका सिंबल Na होता है, उसके एटम्स की बात करते हैं। तो इस थ्योरी का कहना था कि जो सोडियम है उसके जितने भी एटम्स है, ठीक है, उसकी जो साइज़ होगी, शेप होगी या वेट होगा, मास होगा उनका, वो क्या होगा, इक्वल होगा। कौन कह रहा है, ये डाल्टन ने कहा था कि जो एटम होंगे उसके जो एलिमेंट होंगे उनके जितने भी एटम होंगे उनका जो मास होगा, शेप होगा, साइज़ होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट क्या बोला, एटम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, दे हैव डिफरेंट साइज, शेप, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और ये क्या कहा है, पहले तो कहा गया कि अगर एक ही एलिमेंट है तो उसके सारे एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। और अगर कोई दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, जैसे हम सोडियम और ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन के एलिमेंट्स अलग है, ऑक्सीजन एलिमेंट जो है उसके एटम्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, अलग रहेंगे, जबकि सोडियम है उसके एलिमेंट्स अलग रहेंगे।
ठीक है। सोडियम के जो एटम्स है वो अलग रहेंगे, यानी कि ऐसा कहा गया है कि ऑक्सीजन के एटम्स है उनका साइज सोडियम के एटम से अलग होगा, उनका मास भी अलग होगा। दोनों है तो एटम, हम कह रहे हैं ऑक्सीजन के एटम से और सोडियम के एटम से, पर उनके जो मास रहेगा वो डिफरेंट होगा, उनकी साइज़ होगी वो डिफरेंट होगी, और उनका जो वेट होगा वो भी डिफरेंस होगा। यानी कि क्या बोला गया है कि दो एटम्स जो हैं, दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम जो होंगे उनका जो मास रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है। जो थर्ड बोला है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। एटम क्या होता है, ये चीज़ तो हमने पहले ही पढ़ी कि एटम जो होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसका, किसी भी सब्सटेंस का, और वही केमिकल कॉम्बिनेशन में, केमिकल रिएक्शन में पार्ट रहता है। ठीक है। इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा है कि एटम जो रहता है वो किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और जब केमिकल कॉम्बिनेशन करवाते हैं या केमिकल रिएक्शन हम करवाते हैं तो जो पार्ट लेगा अगर केमिकल रिएक्शन में वो क्या होता है, एटम ही होता है। ठीक है। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में बी कंबाइंड विथ ईच अदर इन अ फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ द फॉर्म ऑफ कंपाउंड एटम। यानी कि क्या बोला है कि दो एटम है, अगर वो डिफरेंट एलिमेंट्स के, यानी कि हम बात करते हैं जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, यानी कि एक तरह से हमने कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स का कंबाइन किया है तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो वही कहा गया है इसमें कि एटम्स आपस में कंबाइन तो हो सकते हैं किसके, डिफरेंट एलिमेंट्स के। ठीक है। किस प्रपोजन में, फिक्स्ड प्रपोजन होगा उनका, क्योंकि किसी भी अगर कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है और अगर कोई नया जो कंपाउंड बन रहा है तो उसका क्या होगा, उसमें जो फिक्स्ड रेशो होगा, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं तो उसका फॉर्मूला हमेशा CO2 ही होगा। तो यही कहा गया है कि इसमें क्या होगा, जो एटम्स रहेगा उनका क्या होता है, फिक्स प्रपोजन रहता है। ठीक है। वो सिंपल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है। और जो इनका रेशो होगा वो हमेशा कंपाउंड में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जो नेक्स्ट है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स आर इनडेस्ट्रक्टिबल। ठीक है। यानी कि जैसा है, क्या कहा गया, एटम जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका, किसी भी मैटर का, तो इसमें बोला गया है कि जो एटम है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम एक कांस्टेंट चीज़ होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ नए पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट भी नहीं कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, जैसा कि हमने मैटर के बारे में पढ़ा था। क्योंकि मैटर के पार्टिकल होते हैं एटम, तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है मैटर का, उसको ना हम क्रिएट कर पाएंगे ना ही उसको क्या कर पाएंगे, डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। देन एन एटम एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट। यानी कोई एटम होगा उसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि एक एलिमेंट में होती, यानी कि जिस एलिमेंट का वो पदार्थ है, यानी जिस एलिमेंट का वो एटम है वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को वो सिंगल एटम भी क्या रहेगा, अपने आप में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। यानी कि क्या बोला जा रहा है इस थ्योरी में कि ये जो पॉइंट है उसमें ये कहा जा रहा है कि एटम है, मैं कह रही हूँ कि ऑक्सीजन का एटम है, तो ऑक्सीजन का एटम उसमें ऑक्सीजन की सारी प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ को सिंगल एटम भी प्रेजेंट करेगा। ठीक। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो दे रखा है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस टू मेंटेन इट्स इंडिविजुअलिटी इवन आफ्टर द केमिकल चेंज। यानी कि क्या, जो ये क्या होता है, एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, और कैसे लेता है, अकेले ही लेता है ना। और इसके बाद क्या होता है, ये केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होने के बाद क्या होता है, ये नए कंपाउंड फॉर्म करेगा। ठीक है। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन दैट मेंटेन्स इट्स इंडिविजुअलिटी इवन आफ्टर द केमिकल चेंज। ठीक है। यानी कि क्या, अगर मैं बात कर रही हूँ कि मैंने कार्बन ऑक्सीजन को कंबाइन किया है, तो हमको यहाँ पर पता चल रहा है कि हमने कार्बन को लिया और ऑक्सीजन को लिया है ना। ऐसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम NaCl सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं। ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है NaCl। तो हमको यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है कि हमने सोडियम और क्लोरीन को लिया है यहाँ पर, यानी क्या है, एक सोडियम एटम होगा एक क्लोरीन एटम होगा, तभी आपस में जुड़ के क्या बनाया उन्होंने, सोडियम क्लोराइड बनाया। तो वही बताया गया है कि यहाँ पे क्या होता है, एटम अपनी क्या होता है, अपनी जो कॉम्बिनेशन के बाद भी अपनी रियल आइडेंटिटी क्या होता है, नहीं लॉस करता है। उसके बाद है, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, इट इज़ इंडिविजुअल। जैसा कि हमने बताया था कि एटम को क्या करते हैं, हम बना भी नहीं सकते हो, तोड़ भी नहीं सकते हैं, तो इसी तरह से एटम को क्या कर सकते हैं, हम कट भी नहीं कर सकते हैं। एटम जिसका बताया गया ए और टॉम, यानी कि कांट कट। एटम क्या होता है, ऐसी चीज़ जिसको हम काट भी नहीं सकते। ठीक है। तो एटम्स क्या होते हैं, सीधी बात, एटम्स किसी भी पदार्थ का सबसे
स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसे हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम्स क्या कहते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन में, केमिकल रिएक्शन से पार्ट लेते हैं, बट केमिकल रिएक्शन से पार्ट लेने के बाद ये इनकी रियल आइडेंटिटी लॉस नहीं करते। यानी कि हमने अगर कोई कॉम्बिनेशन करके कोई कंपाउंड बनाया है तब भी हमको जो इसकी जो आइडेंटिटी रहेगी वो क्या रहेगी, विजुअल रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको एटम्स के बारे में पता चला। ठीक, अब जैसा कि एटम्स के बारे में इसने थ्योरी तो दे दी, बट क्या है, अगर मॉडर्न थ्योरी देखें तो जो डॉल्टन की थ्योरी है वो कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स दिख रहे हैं डॉल्टन की थ्योरी में, क्योंकि मॉडर्न थ्योरी जो है एटम्स के बारे में वो इससे कहीं डिफरेंट है। तो हम इसके सबसे पहले जो होते हैं लिमिटेशंस देखते हैं अब डॉल्टन की थ्योरी की। ठीक है, तो दे रखा है हमको लिमिटेशंस ऑफ द डॉल्टन्स थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहला देखा इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द एटम ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी कि क्या है, सबसे पहला ड्रॉबैक यह था कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो रहेंगे उनके एटम्स डिफरेंट रहेंगे। ऐसा तो बोला कि स्मॉल साइज़ वगैरह पे डिफरेंट रहेंगे, बट किस बेसिस पर रहेंगे इसको ये क्लियर नहीं कर पाए थे। ठीक है, ऐसा तो कहा है ना कि अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो एटम्स भी डिफरेंट होंगे, पर किस बेसिस पर होंगे इनको ये क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जो सेकेंड था इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटम्स और सब्सटेंस। और साथ ही इन्होंने ये तो बताया कि दो एटम्स जो होंगे कंबाइन करके कोई ना कोई कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे, पर वो कंपाउंड फॉर्म जो करेंगे वो किस बेसिस पर होगा, क्यों होगा, उसका जो कॉज है, कारण है, वो क्या ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए। देन नेक्स्ट है इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग फोर्स बिटवीन द एटम्स ऑफ द कंपाउंड ऑफ एटम। यानी कि क्या है, जब भी हमारे जो एटम्स अगर कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे या फिर कोई कंपाउंड बनाएंगे तो क्या होगा, तो उनके बीच क्या होता है, जो फोर्स रहता है उसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो आपस में जुड़ रहे हैं तो किस बेसिस पर जुड़ रहे हैं, उनके बीच में क्या वर्क कर रहा है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट इट इज़ अनेबल टू एक्सप्लेन द गैल-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसेस कॉम्बिनेशन। जो हमने गैल-लुसेक का लॉ पढ़ा था गैसेस कॉम्बिनेशन का, क्या पढ़ा था कि अगर दो गैसेस आपस में कंबाइन होगी और बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या होगा, गैस ही होगा, तो उनके जो रेशियो होंगे वो क्या रहेंगे, एक तरह से स्टेबल होते हैं। ऐसा कुछ पढ़ा था हमने गैल-लुसेक का नियम। तो गैल-लुसेक के लॉ को भी ये क्या होगा क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि गैसेस के बारे में इन्होंने जनरली बात ही नहीं की। उसके बाद है इट इज़ अनेबल टू डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एटम एंड द कंपाउंड ऑफ ए एटम। यानी कि क्या है, अब ये साथ में ये भी नहीं बता पाए कि क्या डिफरेंस होता है कोई इंडिविजुअल एटम है उसमें और अगर कोई मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया या कंपाउंड फॉर्म हो गया उसमें एटम में, तो इनमें क्या है, इसके बारे में भी इन्होंने कोई क्लियर डिफरेंस नहीं दिया। तो इस वजह से क्या हो गया, इनकी थ्योरी के कुछ लिमिटेशन है जिसको हमने पढ़ा। सबसे पहला क्या कि क्या नहीं कर पाए, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कितने कैसे डिफरेंट होंगे उनके बारे में कुछ नहीं बता पाए। उसके बाद क्या कर पाए कि अगर कोई दो एटम्स आपस में कंबाइन होकर कोई नया कंपाउंड या बना रहे हैं तो उसके बारे में भी ये नहीं बता पाए कि ये किस बेसिस पर हो रहा है। थर्ड वन क्या, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगर चलो मानना कि हाँ मॉलिक्यूल बन गया, आपस में एटम ने कंबाइन किया तो कोई कंपाउंड बना, बट वो क्यों बना, उनके बीच में क्या फोर्स है, उसके बारे में भी ये कहीं एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और साथ में ये क्या हो गए, गैल-लुसेक के नियम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और साथ में क्या हो गया, इंडिविजुअल एटम और कंपाउंड में एटम्स का क्या रोल होता है उनमें भी ये डिफरेंट नहीं बता पाए। ठीक है, तो इतनी क्या हो गई थी ये लिमिटेशंस थी डाल्टन की थ्योरी की। अब हम बात करते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की, जो कि डाल्टन था उनके जो उन्होंने एटॉमिक थ्योरी तो दी थी, बट कहीं ना कहीं उसमें कुछ लिमिटेशंस थी जिसको क्या करना है, क्लियर करने के लिए क्या है एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी गई है। हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, सबसे पहले एन एटम इज इंडिविजुअल, एन एटम इज इंडिविजिबल, इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि जो एटम होता है वो क्या होता है, हमने जैसा कि पढ़ा था डाल्टन ने भी कहा था कि एटम को हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते ही नहीं। तो ऐसा ही मॉडर्न थ्योरी ने भी क्लियर किया है कि एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिविजिबल होते हैं। और ये किन से मिलकर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। जबकि डाल्टन ने क्या कहा था, डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उससे स्मॉलेस्ट कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, जबकि यहाँ पर बताया गया एटम जो है वो भी 3 पार्टिकल से मिलकर बनता है। कौन कौन से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जो नेक्स्ट था जो कि डाल्टन ने बोला था कि एक ही टाइप के एलिमेंट जाएंगे, उनके क्या होंगे, जो एटम्स रहेंगे
वो क्या होंगे, सेम होंगे। बट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहती है कि ऐसा नहीं होता है। ऑल द एटम्स ऑफ द सब्सटेंस आर नॉट द सेम, डिसिमिलर एटम्स एंड एलिमेंट आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। हमने आइसोटॉप्स की थ्योरी पढ़ी हुई है। आइसोटॉप्स क्या कहलाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके क्या होते हैं, जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होते हैं, है ना, वही आइसोटॉप्स होते हैं। बट इनके एटॉमिक वेट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आइसोटॉप्स की डेफिनेशन यही होती है। तो वही बोला है कि एटम्स जो होंगे हर सब्सटेंस के, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम ही हों, ठीक है। और जो डिसिमिलर होंगे, एक ही टाइप के एटम्स है पर अलग अलग रख रहे हैं कहीं ना कहीं क्वालिटी, वो क्या कहलाते हैं, आइसोटॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। जो थर्ड वन दे रखा है, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एटम्स ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर इज पॉसिबल, यानी कि एक एटम जो है उसका दूसरे सब्सटेंस बनाने में ये क्या होगा, पॉसिबल होगा। यानी कि हमको अगर एक एटम है उससे क्या होना है, हमको दूसरा कोई सब्सटेंस बनाना है, ठीक है। तो वो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्रिएट कर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ, यानी एक एटम से दूसरा एटम्स की जो वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। द कंजर्वेशन ऑफ एटम इनटू एनर्जी इज पॉसिबल। जो एटम है उसका हम क्या है, एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं। जबकि वहाँ पर बोला गया था जॉन डाल्टन ने कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि हम जो एटम है उसका क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं, किसमें, एनर्जी में। एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। और एटम्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो आपस में कंबाइन होते हैं, वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बहुत क्लियर ध्यान रखना, एटम्स ही केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट लेते हैं और वो आपस में कंबाइन करके क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब केमिकल रिएक्शन बिटवीन द एटम टेक प्लेस बाय द चेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और केमिकल रिएक्शंस कब होती है, जब एटम्स में क्या होते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स चेंज करते हैं, तब क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो केमिकल कॉम्बिनेशन कब होते हैं, केमिकल रिएक्शंस कब होती है, जब एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपस में एक्सचेंज होते हैं। जैसे कि हम बात करें NaCl बना है, सोडियम क्लोराइड बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं सोडियम और क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने आपस में एक्सचेंज किया है, ठीक है, तभी जाके हमारा क्या बना है, सोडियम क्लोराइड बना है। इसकी डिटेल जो है हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ लिया। तो आज हमने क्या पढ़ा, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसके बारे में, और जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थी उसके बारे में, ठीक है। तो जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है उसी के बेसिस पर हम आगे भी पढ़ेंगे, तो आपको इनको ढंग से याद करना है। अब इससे आगे जो स्टडी करेंगे हम वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। थैंक यू। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये थ्योरीज दी हुई है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, और आप जो है स्टडी इससे कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।